एक के हाथ में हिंदू राष्ट्र का झंडा, दूसरे के हाथ में कानून का डंडा। आप देखिए कितना पारदर्शी तरीके से हमने किसी का चेहरा नहीं देखा, किसी की जाति नहीं देखी, किसी का मत और मजहब नहीं देखा। अगर योग्य है ये उसका अधिकार है। वेलफेयर की स्कीम में अगर वो यूपी का नागरिक है, यूपी में रहता है, भारत का नागरिक है, उसको वेलफेयर स्कीम का लाभ मिलना चाहिए। लेकिन जहां पर किसी ने कानून को ठेंगा दिखाने का प्रयास किया तो कानून ने उसको उसी प्रकार से उसकी गिरेबान को पकड़ने का काम भी किया है और यह उत्तर प्रदेश ने करके दिखाया है। आज जिसका उदाहरण देश के अंदर अलग अलग राज्यों में भी लोग उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वहां पर भी मीडिया, हम नहीं बोल रहे हैं लेकिन मीडिया उसको बोलते हैं यूपी मॉडल आ गया। ये प्रयास करने से होता है, आउट ऑफ बॉक्स जब हम कार्य करने का प्रयास करते हैं तब इस प्रकार की चीजें सामने आती हैं। बाबा का डबल डोज, विरोधियों के उड़े होश। चेहरे दो भले अलग अलग हों लेकिन मकसद दोनों का एक है, राम राज्य। बाबा बागेश्वर सनातन धर्म से राम राज्य का सपना देखते हैं तो योगी आदित्यनाथ कर्म से राम राज्य को साकार करने में विश्वास करते हैं। इन दोनों का लक्ष्य एक है, राम राज्य। क्योंकि जब राम राज्य होगा तभी समाज का उत्थान होगा और जब ये होगा तो राष्ट्र का उत्थान भी होगा। जब दोनों ऐसा करते हैं तो विरोधी डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। कहा जा रहा है कि बाबा बागेश्वर जिस विमान से रायपुर आए वो सरकारी चार्टर प्लेन था। इस विमान में छत्तीसगढ़ सरकार के एक मंत्री भी बैठे थे। यही बात छत्तीसगढ़ कांग्रेस को बुरी लग गई। धीरेन्द्र शास्त्री को सरकारी विमान की सुविधा क्यों दी गई? सरकारी पैसे का दुरुपयोग क्यों किया गया? भागवताचार्य नहीं है ना, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक है और इसीलिए उनको शासकीय हवाई जहाज मिलता है, उसी कारण से उसको प्रोटोकॉल मिल रहा है और प्रचार अभी तक वही करते रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से बहुत लोगों को चुपचाप मदद करती रही है, लेकिन अब ये खुलेआम हो रहा है और शासकीय धन का दुरुपयोग हो रहा है अपने पार्टी के प्रचार के लिए। हमारा ये देश ऋषि मुनियों का देश है, प्राचीन समय से ही, और ऋषि मुनियों का सम्मान होते आया है। और आज अगर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर को अगर वो बीजेपी के एजेंट कह रहे हैं तो ये सनातन का अपमान है और बागेश्वर धाम का अपमान है। निश्चित रूप से इसका निर्णय जनता करेगी। सरकारी चार्टर प्लेन में बाबा का आना सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल को नागवार गुजरा। इतना ज्यादा चुभा कि वो बाबा से पर्सनल हो गए। भूपेश बघेल इतने ज्यादा पर्सनल हो गए कि बागेश्वर बाबा को बीजेपी का एजेंट तक बता दिया। साथ ही उनके दिव्य दरबार को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। इसी बात है, उनका धंधा है, भारतीय जनता पार्टी की एजेंट के रूप में काम करते हैं। उसके अलावा है क्या उसका? उसके अलावा क्या करते हैं? कौन से दर्शन की बात करते हैं, कौन से आध्यात्मिक बात करते हैं? मैं चुनौती देता हूं, छत्तीसगढ़ में हमारे इतने महापुरुष हैं, इतने दर्शन शास्त्री हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में काम करने वाले हैं, धार्मिक क्षेत्र में काम करने, किसी भी हमारे जो साधु संत है मठ में बैठे हैं, है ना, उसे शास्त्रार्थ कर ले। मेरी चुनौती है। इस प्रकार से जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जब इनके झाड़ फूक से, इनके मतलब दिव्य दर्शन जो दिव्य दरबार है उसे जब ठीक हो रहे हैं तो मेडिकल कॉलेज क्यों खोल रहे हैं भाई? हॉस्पिटल क्यों खोल रहा है? वो उसकी जरूरत ही क्या है? कैंसर तो ऐसी फूक मार के ठीक हो जाता है, फिर हॉस्पिटल क्यों खोले? अपने ही बात के खुद खंडन कर रहे हैं। बैठ जाते हैं, कैंसर हॉस्पिटल खोलने की जरूरत क्या है उसको? दिव्य दरबार में सब बुलाते, सब हो जाते। अभी तक हमको किसी ऐसे नेता ने दक्षिणा दी नहीं है। हमारी इच्छा है कि ऐसे नेता हमें दक्षिणा दें और कथा में बुलाएं तो बहुत अच्छा होगा कि उनके बयान बहुत सार्थक होंगे। और दूसरी बात, हम पैसा लेते नहीं है, कोई दक्षिणा दे दे तो लेते हैं,
कन्या विवाह और कैंसर हॉस्पिटल में लगाते हैं। हमें लगता है कि ये देश के प्रत्येक व्यक्ति को, खासकर नेताओं को, ये करना चाहिए। जो कृपा से काम हो सकता वो कृपा से करवाएं, जो दवा से हो सकता वो दवा से ही करवाएं। इसलिए हम हॉस्पिटल खोल रहे हैं। हर चीज का इलाज चर्च नहीं। 2025 के आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में 727 चर्च हैं, जिनमें से रायपुर, दुर्ग और जगदलपुर जैसे शहरों में इनकी संख्या सबसे ज्यादा है और जशपुर में भारत का सबसे बड़ा चर्च है। और यही बात भूपेश बघेल को सबसे ज्यादा फील कर गई। भूपेश बघेल भगवान हनुमान से शुरू होकर बाबा बागेश्वर के खानदान तक पहुंच गए। दूसरे प्रदेश में जाके बोल के बताए भूपेश बघेल को विदेश चल देना चाहिए। ये बुरी शब्द है ना। और क्या यही संत महात्मा को शब्द होते हैं? ऐसे ही होते हैं संत। हनुमान जी, अरे उसका जन्म नहीं हुआ था तब से हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। कल का बच्चा है, क्या उम्र उसकी है? मेरे बेटा भी उससे बहुत 10 साल 12 साल बड़ा है। उसके बाप भी शायद मेरे उम्र से छोटे होंगे। ये मुझे हनुमान चालीसा के बारे में बताएंगे। उसका जन्म नहीं होता तब से हम हनुमान चालीसा, हनुमान बाण पढ़ रहे हैं। तो हमको सिखाएंगे सनातन धर्म क्या है। मेरे ससुराल में 5-5 साधु हैं। इसके कोई ढोंगी नहीं है। स्वामी आत्मानंद, निखिलात्मानंद, सारे संत महात्मा हुए मेरे परिवार में। वो हमको सीख दे रहे हैं। और वो कहते हैं कि भूपेश बघेल को विदेश चला जाना चाहिए। थोड़ी ना देश, यही बात दूसरे प्रदेश में होते ना तो नहीं बोल पाते। ये छत्तीसगढ़ का बोल लिया, सुन लिया हम लोग। कांग्रेस और बाबा की लड़ाई खानदान तक पहुंच गई। बाबा पर सवाल हुआ, बाबा को सरकारी प्रोटोकॉल पर लेकर सवाल हुआ, सनातन पर सवाल हुआ तो बीजेपी भी हत्थे से उखड़ गई। कांग्रेस और बीजेपी दोनों में सियासी शास्त्रार्थ शुरू हो गया। छत्तीसगढ़ की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा इस सरकार पूरी तरह से दुरुपयोग कर रही है। एक तरफ गांव में 1 रुपए खर्च करने के लिए पैसा नहीं है और यहाँ पे प्रोटोकॉल मेंटेन करने के लिए बस हमारे सरकारी जहाज को पूरी तरह से इन्होंने एयर टैक्सी बना दिया। और बाकी तो वीडियो आप देख ही रहे हैं, मतलब दुर्भाग्यजनक छत्तीसगढ़ के लिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष सनातन और सनातनियों से इतनी घृणा करती है कि बात बात पर आलोचना करना ये कांग्रेस की आदत हो गई है। और ये उनकी सनातन और सनातनियों के प्रति घृणा बार बार उजागर होता है। अभी भी कांग्रेस के नेता वही कर रहे हैं। यूपी वाले बाबा भी एकदम क्लियर कट है। ऐसा राज जहां न कोई भेदभाव हो, न कोई जात पात, न कोई मजहब की बात हो, कानून का राज हो। योगी जब से यूपी में आए हैं राम राज की ही राह बनाए हैं। हमारा परसेप्शन 8-8.5 वर्षों में बदला है। लोगों की हमारे प्रति धारणाएं बदली हैं। आप याद करिए, अगर उत्तर प्रदेश में ऐसे ही दंगे होते, ऐसे ही गुंडागिर्दी होती, अराजकता होती, महीनों महीनों कर्फ्यू रहता, क्या हमारे बारे में धारणाएं बदल जाती? हमने उस धारणा को बदलने के लिए प्रयास किए, आउट ऑफ बॉक्स सोचा, कानून के दायरे में रह करके कानून के दायरे का हर एक व्यक्ति को एहसास कराया। परिणाम है, लोगों की धारणा उत्तर प्रदेश के बारे में बदली। हर व्यक्ति किसी भी फील्ड का हो आज उस बात को मानता है कि हां, उत्तर प्रदेश में परिवर्तन हुआ है। अगर सुरक्षा नहीं होती तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं होता। ये सच भी है, योगी सरकार में माफिया राज खत्म हुआ। दंगे की साजिश रचने वाले तौकीर रजा जैसे लोग जेल में सड़ रहे हैं। दंगाइयों पर बुलडोजर चल रहा है। धर्मांतरण कराने वाले छांगुर बाबा जैसे लोगों पर शिकंजा कसा गया है। लड़कियां, महिलाएं सुरक्षित हैं। कानून का राज चल रहा है, इसीलिए निवेश भी आ रहा है। और अब तो योगी इसे और हाईटेक कर रहे हैं। यूपी पुलिस को हाईटेक करने के लिए यक्ष ऐप लॉन्च किया गया है। यक्ष से न सिर्फ यूपी पुलिस की बीट पुलिसिंग मजबूत होगी, बल्कि हर अपराधी का हर तरीके का
रिकॉर्ड यक्ष में सेव होगा। थानों में रजिस्टर की जगह यक्ष में डेटा रखे जाएंगे। यूपी एसटीएफ हेड ऑफिस में हाईटेक सिस्टम से निगरानी की जाएगी। यक्ष ऐप का कंट्रोल रूम यूपी एसटीएफ हेड ऑफिस में बनाया गया है। यक्ष में अब पुलिस अपना पूरा डेटा ऑनलाइन करेगी। बीट थाने के पुलिस कर्मियों को ऐप के जरिए अपनी जानकारी देनी होगी। हर अपराधी का फोटो, उसका वॉइस सैंपल ऐप पर मौजूद होगा। डिजिटल क्राइम को रोकने के लिए ये ऐप यूपी पुलिस के लिए कारगर हथियार साबित होगा। चैट जीपीटी की तरह अब क्राइम जीपीटी का यूपी पुलिस इस्तेमाल करेगी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यक्ष ऐप को लॉन्च किया है। इस यक्ष ऐप के जरिए उत्तर प्रदेश पुलिस न सिर्फ स्मार्ट वर्किंग करेगी, बीट कांस्टेबल मजबूत होगा, बल्कि इस पूरे कवायद के जरिए उत्तर प्रदेश पुलिस अपराधियों की धरपकड़ भी तेजी से करेगी। हर एक टेबल पर, हर एक मॉनिटर पर अलग अलग जो जोन्स हैं, अलग अलग इलाके हैं, उनकी मैपिंग की जा रही है। अपराधियों का पूरा जो डेटा होगा वो यहाँ पर मौजूद होगा। न सिर्फ फोटोज होंगी, वॉइस मॉड्यूलेशंस होंगे, वॉइस सैंपल्स होंगे, बल्कि अपराधियों के बारे में एक एक जानकारी यहाँ पर दी जाएगी, ताकि कोई भी बीट पुलिस का जो ऑफिसर होता है वो ये जान सके कि उसके इलाके में कौन से अपराधी रहते हैं, किस तरह के लोग रहते हैं और उनका जो क्राइम करने का पैटर्न है वो पैटर्न क्या है। एक एक कंप्यूटर पर अगर आप देखेंगे तो देखिए जो आरोपी हैं, अपराधी हैं, उनकी कितनी क्लियर फोटोज यहाँ पे लिए जा रहे हैं, ताकि अगर कभी भी इसका मिलान करना पड़ जाए तो ये आसानी से किया जा सके। इसमें जो थाने की बेसिक रजिस्टर्स होते थे, रजिस्टर नंबर 4, रजिस्टर नंबर 8, ग्राम रजिस्टर, अपराध रजिस्टर, इन सब की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है उसको डिजिटलाइज करने की एक प्रयास किया गया। उसमें एच ऐप बना हुआ है। इस ऐप के माध्यम से इसमें जनरेटेड एआई का भी यूज़ किया गया है। वॉइस मॉड्यूलेशन, वॉइस डाटा को इकट्ठा किया जा रहा है ताकि वॉइस सर्च किया जा सके। फ़ोटो पहले से इसमें जो फ़ोटो पहले खींचे गए थे, लगभग 10 साढ़े 10 लाख क्रिमिनल हमारे पास तैनात में पहले से रिकॉर्ड में थे। 20 से 25 लाख क्रिमिनल पहचान में थे, बीटें बनी हुई थी। सबको एक साथ डाटा को फिर से एच में डाल करके नए तरीके से इसको एक नए कह लीजिए बहुत ही यूजफुल कलेवर में इसको लाया जा रहा है।